नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस भाग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इस टॉपिक में हर एक लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बेहतर होगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें और एक शॉर्ट नोट आप बनाते चलें। इससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और वीडियो के आखिरी में कुछ प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में, वो जब हम देखेंगे तो आपको और ज़्यादा आसानी होगी उनके उत्तर देने में। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, जिनको इंग्लिश में हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट कहते हैं, डीपीएस कहते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो इस पूरे स्टेटमेंट में आपको 4 प्रश्नों के उत्तर मिले। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक है। इन्हें कहाँ से लिया गया है? इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये भाग 4 में है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति के बारे में बात करेंगे। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या मायने रखते हैं। अगर एक बार हमें नीति निर्देशक तत्वों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर आगे हमारे लिए जितने भी अनुच्छेद हैं वो बहुत आसानी से हमको समझ में आएंगे। दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारी विषमताओं से घिरा हुआ था। बहुत सारी असमानताएं थीं, बहुत सारी विषमताएं थीं। ऐसी स्थिति में जो लोग संविधान बनाने वाले थे उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, यहाँ राज्य का अर्थ वही है जो भाग 3 में राज्य का अर्थ है, अर्थात संविधान के अगर लैंग्वेज में बात करें तो राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र है। तो भारत को एक ऐसे राज्य के रूप में बनाने का सपना था उनका, एक ऐसा प्रयास था जो कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को प्रस्तुत करता हो, यानी कि जिसमें सबके बारे में न्याय, जो हमारे प्रेमबल में लिखा गया है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन चीज़ों की पुष्टि करता हो और इन चीज़ों को आम जनमानस तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत और आयरलैंड को छोड़ के विश्व के किसी भी देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का, इस प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख ही नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य के रूप में अगर परिणित कर लिया जाए, कार्य के रूप में अगर उसे कर लिया जाए तो एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा तो सत्य हो ही जाएगी। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमारे राज्य के सामने कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन से देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक व नैतिक उत्थान हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है, वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने से, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रोसेस करने से पूर्ण हो सकता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो राज्य की नैतिकता के लिए एक सूत्र है और देश को वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को, अगर देश में आप चाहते हैं कि इन रियल फॉर्म सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित हो, तो उसके लिए आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व बहुत मदद करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इनकी प्रकृति क्या है और फिर इनके बारे में बात करते चले कि इनके अंदर किन किन विषयों को समाहित किया गया है, क्या क्या इनके अंदर विषय हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
जैसा मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी है। इस भाग में लिखा है, ये बेयर एक्ट का फॉर्म है, यहाँ पे आपके सामने बेयर एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो आर्टिकल 36 या अनुच्छेद 36 क्या कहता है, परिभाषा बताता है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। और भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। भाग 37 क्या कहता है, भाग 37 कहता है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसमें जो नीति निर्देशक तत्वों में जिन बातों का उल्लेख होगा, जिन विषयों का उल्लेख होगा, उन पे आप उनके लिए आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन राज्यों का कर्तव्य ये होगा कि जब भी वो कोई कानून बनाए, जो कोई विधि बनाए, तो उन विधि में, उस विधि जो भी विधि बना रहे हैं, उस विधि में इन तत्वों को वो समाहित करें, क्योंकि इन तत्वों का जो सार है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही है। फिर 38वां अनुच्छेद क्या कहता है, राज्य लोक कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अब इसमें दो भाग है हमारे पास, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रेमबल की बातें हो रही, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी जो मेन गोल रहेगा वो लोक कल्याण का गोल रहेगा। और भाग 2 कहता है, इसका जो दूसरा 38 का जो दूसरा पॉइंट वो कहता है कि राज्य विशिष्टया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसाय में लगे हुए समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अब आते हैं अनुच्छेद 39 में। दोस्तों, अनुच्छेद 39 क से लेकर के च तक है, यानी क, ख, ग, घ, ङ और च तक है, जिसमें से 39 क को 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था। और जो जैसा आप जानते हैं, 42वां संशोधन जो आपका था वो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में जाना जाता है। तो संविधान में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे 42वें संशोधन में। तो उसमें 39वें अनुच्छेद में क को बढ़ाया गया था। आगे बढ़ते हैं। 39 क क्या कहता है, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। और फिर 39 क का जो दूसरा हिस्सा जोड़ा गया वो ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार से काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो, और वह विशिष्टया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं या कर सकता है। ये 42वां संशोधन में जोड़ा गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है और उसे न्याय की जरूरत है, तो उसके लिए निःशुल्क न्याय सुलभ हो, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता, न्याय को प्राप्त करने में निःशुल्क विधिक सहायता उसे उपलब्ध हो, और समान न्याय की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये 39वां का पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि समान रूप से जीविका प्राप्त करने का अवसर प्रोवाइड कराएगा राज्य। और दूसरा, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी भी आधार पे वो नियोग हैं, तो उनको वो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, राज्य से ये अपेक्षा की जाती है। 39 का ख क्या कहता है, 39 का ख कहता है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से
साधन हो, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कह रहा है कि सामुदायिक चीज़ों का बहुत जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, लोगों के बीच में उसका जो बंटवारा हो वो इस तरीके से हो जिससे मैक्सिमम लोगों को उसका लाभ मिले। तीसरा पॉइंट यानी कि ग क्या कहता है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, यानी कि कैपिटलाइजेशन की बात कर रहा है कि ऐसा ना हो कि धन और उत्पादन साधनों का जो नियंत्रण हो किसी वर्ग विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में हो, संकेंद्रण ना हो। और घ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चौथा पॉइंट भी कह सकते हैं, 39 का चौथा या 39 का घ, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन का संविधान के किस भाग में लिखा गया, तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व के 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का राज्य व्यवस्था करेगा। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पुरुष व स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। बहुत सिंपल सी बात लिखी है। और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर किसी को भी ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उसके आयु या शक्ति से परे हो या उसके अनुकूल न हो। राज्य को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, किसी गर्भवती महिला को ऐसा कोई काम न करना पड़े जिसमें उसकी शारीरिक क्षमता के अनुकूल वो ना हो, या किसी अल्पायु बच्चे को किसी ऐसे कार्य में न ढकेला जाए जहां उसके लिए खतरा हो या उसकी आयु के लिए वो चीज ठीक ना हो। राज्य से अपेक्षा की जाती है, पॉइंट च कहता है, च भी जोड़ा गया है 42वां संशोधन में, कि बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक आधार पर परित्याग से रक्षा की जाए। राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी विधियों का निर्माण करेगा जिससे 39 का च परिपूर्ण होता। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 39 की बात थी। अनुच्छेद 39 में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए, विधिक निशुल्क विधिक सहायता जिसे 39वें संशोधन में जोड़ा गया, और समान न्याय की बात यहाँ पे की जा रही है। पुरुष और स्त्रियों के लिए ऐसे व्यवस्थाओं की बात की जा रही है जिससे कि उनको अपने शक्ति या अपने आयु के अनुसार रोजगार का अवसर मिले, उनका शोषण ना हो। तो ये 39वां अनुच्छेद कहता है। अब आगे बात करते हैं, तो अनुच्छेद 40, 41, 42 और 43। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कही गई है। क्या कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। यानी कि ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन के लिए राज्य कदम उठाएगा। 41वां, कुछ दशाओं में, इन सम केसेस, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। बहुत बढ़िया बात लिखी कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, बहुत बढ़िया कंडीशन लिखी है कि राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निशक्तता तथा अन्य अनहर दबाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। यानी कोई ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है, कोई निशक्त व्यक्ति है, तो उन्हें राज्य उनके अपने सामर्थ्य और अपनी सीमाओं के भीतर उनके लिए लोक सहायता पाने का प्रबंध करेगा या राज्य को प्रबंध करना चाहिए। 42वां, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। इसमें लिखा गया है, राज्य कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। मानवोचित का मतलब ऐसी दशाओं में काम व्यक्तियों से कार्य लिया जाए, राज्य सुनिश्चित करेगा कि ऐसी दशाओं में व्यक्ति काम करे जो मानव के लिए उचित हो, मानव के लिए अनुकूल हो, और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। आपने तमाम योजनाएं सुनी, गवर्नमेंट की आती हैं, मातृत्व संबंधित योजनाएं होती हैं,
वो सारी योजनाएं के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, उन सारी योजनाओं के लिए आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 के अंतर्गत ये आपकी चीजें आती हैं, राज्य उसके अंतर्गत वो विधियां बनाता है। पॉइंट नंबर 43 पे हम आते हैं। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी या अन्य किसी रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी कि कर्मकारों के लिए एक रोजगार प्रोवाइड करने का काम करेगा, और ऐसा रोजगार जिसमें रोजगार का अवसर देने का काम करेगा, जिसमें काम करने की दशाएं अनुकूल हों। ये राज्य को देखना चाहिए। 43 नंबर का आपका अनुच्छेद हो गया। बात करते हैं अनुच्छेद 44, 45, 46 और 47। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। आजकल बहुत आपने सुना होगा कॉमन सिविल कोड। तो अगर गवर्नमेंट कॉमन सिविल कोड को ले आती है, समान नागरिक संहिता को ले आती है, तो वो आर्टिकल 14 के तहत ही लेकर के आएगी। 45वां अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 45वां अनुच्छेद के अंतर्गत आपका एक संविधान संशोधन हुआ था। राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंधित करने का प्रयास करेगा। दोस्तों, पहले ये 14 वर्ष तक था, बाद में इसको 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। ये संशोधन हुआ था 86 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और उसमें 3 परिवर्तन हुए थे। पहला, आपका एक मूल अधिकार जोड़ा गया। मूल अधिकार में 6 साल से 14 साल के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात हुई, और 0 से लेकर के या 1 से लेकर 6, 0 मतलब नवजात शिशु से लेकर के और 6 वर्ष के बच्चों तक के लिए यहाँ पे प्रावधान कर दिया गया 86वें संशोधन में कि राज्य उनकी निःशुल्क शिक्षा का ध्यान रखेगा। और मूल कर्तव्य में पेरेंट्स को, गार्जियन के लिए एक कर्तव्य जोड़ा गया कि वो अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, और शिक्षा देने के लिए जो भी स्टेप्स होंगे वो उठाएंगे। 46वां अनुच्छेद कहता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था और हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो हमारे यहाँ बहुत, आज भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन उस वक्त में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ज़्यादा शोषण था और बहुत सारी आर्थिक और सामाजिक असमानताएं थी। तो उस कंडीशन में लिखा गया था कि, और आज भी वो चीज़ें लागू होती हैं, कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशिष्टतया अनुसूचित जातियों, जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसकी संरक्षा करेगा। तब भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है। यह आर्टिकल 46 कहता है। 47 कहता है कि राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा, और राज्य विशिष्टतया मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, यानी कि उनका अगर मेडिकल टर्म यूज नहीं हो रहा है तो उनके उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। यानी कि शराबबंदी का जो नियम आया है बिहार में और गुजरात में, वो आर्टिकल 47 के थ्रू आया है। कहीं कहीं जगहों पे आपने सुना होगा तंबाकू को निषेध किया गया। अगर तंबाकू निषेध किया गया है तो वो भी आर्टिकल 47 के थ्रू किया गया है। ड्रग्स के लिए जो कानून आते हैं वो सारी की सारी विधियां आर्टिकल 47 के थ्रू आती हैं। यानी कि लोगों को पोषाहार देना और उनको मादक पदार्थों से और तंबाकू पदार्थों से, स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक औषधियां हैं, उन सबको जब तक कि वो औषधीय प्रयोजन के लिए नहीं दी जा रही हैं, उनसे दूर करने का और उनको प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा।
अब हम बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 48 के लिए। 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं को की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। उत्तर प्रदेश में जो गौ वध निषेध कानून बना है वो आर्टिकल 48 के थ्रू बना है। अब ये बहुत अलग विषय है, ये डिबेट का और राजनीति डिबेट का विषय है। ये हमारे परीक्षा और कंट्रोवर्सी से हम दूर ही रहें ज़्यादा बेहतर है कि अन्य राज्यों में ये निषेध नहीं है। तो जैसे कि न्याय में वाद के योग नहीं है न्यायालय में, तो इस पे कहीं-कहीं शराबबंदी है, कहीं-कहीं शराब निषेध मद्य निषेध किया गया है, कुछ राज्यों में मद्य निषेध नहीं है। तो राष्ट्र स्तर पे ये संविधान में सुझाव दिया गया है और अगर स्टेट्स यहाँ ये कर रहे हैं तो वो उनके अपने-अपने नियम हैं और वो अपने लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए अपने राज्य में भारत के संदर्भ में जो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो पॉइंट है उसको रखने के लिए वो अपने क्षेत्रों में इस चीज़ को अपने कानून को अप्लाई कर रहे हैं। 48 का क कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन व वन्य जीवों की रक्षा। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तमाम वन्य जीव अभयारण्य, ये सारे के सारे जो आपके वन्य जीव अभयारण्य है या जो रेड डेटा बुक आपकी आती है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो वन्य जीवों के हत्या या उनका जो दुर्व्यापार होता है, इसको रोकने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो बेसिकली 48 क से प्रेरित होते हैं। 49वां क्या कहता है, 49 कहता है अनुच्छेद कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए, ये 7वां संशोधन हुआ था जिसमें ये घोषित किए गए और कौन कौन से राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक हैं उनके वर्णन उसमें दिया गया है। कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु, यानी कि जितनी भी संसद ने जो विधि बनाई है उसके अधीन जो भी राष्ट्रीय महत्व वाले स्मारक और स्थान या वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करने के लिए राज्य से अपेक्षा की जाती है और राज्य बाध्य होगा। पचासवां आर्टिकल कहता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। यानी कि जो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और जो 51वां आपका आर्टिकल है वो आर्टिकल बेसिकली इंटरनेशनल पॉलिसी से रिलेटेड है और आपके संविधान के अनुसार जो राज्य से अपेक्षा की जाती है। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, यहाँ राज्य का संदर्भ राष्ट्र से है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाग 3 में जो राज्य का अर्थ है वही अर्थ यहाँ पे राज्य का है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये राज्य का जो नए नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बात है कि राज्य का अर्थ यहाँ पे स्टेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ यूनियन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यूनियन ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के अभिवृद्धि, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, राष्ट्रों के बीच में न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और विवादों के मध्यस्थम द्वारा मतलब मीडिएटर के तौर पे काम करेगा और उनको उसी तरीके से निपटाने का प्रयास करेगा। तो ये हमने 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए। एक बार हम सरसरी निगाह और इम्पोर्टेंट चीज़ों बात करते चल रहे हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि मूल जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इन पे आप न्यायालय लागू नहीं करा सकता, इन्फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन राज्य जब कभी कोई विधि बनाएगा तो वो उसका कर्तव्य होगा कि वो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही विधि बनाए।
आर्टिकल 39 में हमने पढ़ा कि निःशुल्क विधिक सहायता और समान न्याय की बात हुई थी, जो 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39वें अनुच्छेद के घ पॉइंट में है। और जो आपका 40वें की बात करें तो 40वें में ग्राम पंचायतों के बारे में बात की गई है। 44वें में बात की गई है कॉमन सिविल कोड के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में। 45वें में बात की गई है एजुकेशन के बारे में। शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की बात हुई थी, लेकिन बाद में 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए जो शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था, वो मूल अधिकार में ट्रांसफॉर्म हो गया, कन्वर्ट हो गया है। और यहाँ पे 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों की बात हो गई। और मूल कर्तव्य में 2002 में 86वें अमेंडमेंट के थ्रू मूल कर्तव्य में गार्जियंस के लिए कर्तव्य बढ़ा दिया गया है। इंटरनेशनल पॉलिसीज की बात जहां पे आ रही वो अनुच्छेद 51 है। 50 क्या कहता है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 49वां कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों का जो संरक्षण होगा और वस्तुओं का संरक्षण करेगा राज्य, या ऐसे कानून बनाएगा, बाध्य होगा। 48 में हमने देखा कि दुधारू पशुओं तथा गाय या बछड़ों, इन सब का वध निषेध और इनके नस्लों का परिरक्षण करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। और 48वें की क में था कि पर्यावरण तथा वन्य जीवनों का संरक्षण करने का भी राज्य का प्रयास करेगा। अब दोस्तों चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 11 क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं और अधिकतर ये क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, बताइए। भाग 4 में है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यदि कोई राज्य इन नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करता तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज किया जा सकता है। अरे नहीं भाई, कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट लागू नहीं करा सकता, यही कथन गलत है। गांधीवादी सिद्धांत भी एक नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। ये सिद्धांत राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नीति निर्देशक तत्वों की नहीं है, देखते हैं। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें, बिल्कुल सिफारिशें। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है, बिल्कुल सही बात। नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय, फिर से वही बात आ रही है, क्या न्यायालय जा सकते हैं, नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इन्हें कहां से लिया गया है, ब्रिटेन ना, कनाडा ना, अमेरिका बिल्कुल नहीं, आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। गाय तथा बछड़ा अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, एग्जैक्टली 48 हमने पढ़ा अभी। सभी नागरिकों को जीविका में समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है, बिल्कुल। 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, सभी आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, 41 कृषि व पशुपालन का संगठन, और 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी शिक्षा। तो यहाँ पर हम ध्यान दें तो 41 जो है आपका, ये गलत है, 41 नहीं। सातवां कहता है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से कहां है, 36 से 51, ऑप्शन नंबर ए है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है। इन्हें नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। अरे लो, कैसे मान्यता प्राप्त नहीं, बिल्कुल है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, ये स्वतः लागू हो जाते हैं, और इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय में लागू कराया जा सकता है। इन्हें बिल्कुल कानूनी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता, यह स्वतः लागू नहीं होते हैं। जब तक राज्य इन पे कानून नहीं बनाएंगे, ये स्वतः लागू नहीं होंगे। इनकी प्रकृति समाजवादी है, बिल्कुल इनकी प्रकृति समाजवादी है। कल्याणकारी राज्य, यानी कि समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा राज्य, इसलिए इनकी प्रकृति क्या है, समाजवादी है। और इन्हें नैतिक व राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है।
लो, नैतिक और राजनीतिक मान्यता के लिए ही तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के अनुसार समान कार्य के लिए समान वेतन, और यह आर्थिक क्षमता और विकास के भीतर हो। कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना, बिल्कुल। बेरोजगार के मामले में शिक्षा व सार्वजनिक सहायता, कार्य की समान स्थितियों और जीवन के उद्योगों में सहभागिता न कराने का प्रयास करना, नहीं, प्रयास करने का प्रयास करना। नीति निर्देशित तत्व की व्याख्या किस अनुच्छेद में की गई है? 36 से 51 ऑप्शन डी। और नीति निर्देशित तत्व में कौन सा सही है? ये फिर से रिपीट हो गया है। इनकी प्रकृति समाजवादी है, यही सही है। ये स्वतः लागू हो जाते हैं, नहीं लागू होते। तो दोस्तों, ये बात थी राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के बारे में। संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक भाग 4 में आयरलैंड से लिया गया है। समान कार्य समान वेतन, कॉमन सिविल कोड, ग्राम पंचायतों का संगठन, गाय तथा दुधारी पशुओं का बलि और वध पे रोक, स्मारकों और वन्य जीवों का संरक्षण, इंटरनेशनल पॉलिसीज में एक अच्छा कंट्रीब्यूट करने का प्रयास, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को पृथक कराना, कामगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए उपबंध बनाना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी नीति निर्देशित तत्व में। तो नीति निर्देशक तत्व बेसिकली एक, अगर उन्हें अपने अप्लाई करने का मतलब होता है कि हम एक कल्याणकारी और सबके लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पॉलिसीज के अंदर हम काम करेंगे, और इन सारी पॉलिसीज को बनाने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को दी गई है। निदेशक जो निर्देश दे, किस चीज के लिए? नीति बनाने के लिए। नीति निर्देशक तत्व बहुत सिंपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।